नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इसे ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा और फायदेमंद समझौता बताया। ट्रंप ने कहा कि इस डील के तहत सभी देशों के बाजार खोल दिए जाएंगे और ईयू पर अलग अलग क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका से और ज्यादा रक्षा उपकरणों की खरीदारी करेगा। दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा सौदा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईयू अमेरिका से करीब 150 अरब डॉलर की एनर्जी खरीदेगा। इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। इस डील के अंतर्गत यूरोपीय संघ 600 अरब डॉलर का निवेश अमेरिका में करेगा। ट्रंप का कहना है कि यह डील दोनों पक्षों के रिश्तों को मजबूत करेगी और आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देगी। So we're going to do the following. The European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy. $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. You know what that amount of money is. It's very substantial, but they're going to invest an additional $600 billion. They're agreeing to open up their countries to trade at zero tariff. So that's a very big factor. Opening up. हालांकि इस डील के बाद भी स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से लागू टैरिफ जारी रहेगा। इसके अलावा चिप्स या सेमीकंडक्टर सेक्टर पर फिलहाल किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही 232 सेक्शन के तहत इस सेक्टर के लिए नई घोषणा की जाएगी। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये डील दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि चिप्स सेक्टर से जुड़ी नीतियां जल्दी ही लाई जाएंगी। We have stabilized on a single 15% tariff rate for the vast majority of EU exports. This rate applies across most sectors, including cars, semiconductors, pharmaceuticals. This 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive. So it gives much needed clarity for our citizens and businesses, and this is absolutely crucial. Today we have also agreed on a 0 for 0 tariffs on a number of strategic products. This includes all aircraft and component parts, certain chemicals, certain generics, semiconductor equipment, certain agricultural products, natural resources and critical raw materials. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता एक बड़ी उपलब्धि होगी और ये भारत को इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक जगह बनाएगा। ये उम्मीद 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पानगड़िया ने जताई। न्यूयॉर्क के भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पानगड़िया ने कहा कि अभी चल रही कई गतिविधियां बहुत रोमांचक हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस समझौते के चलते देश में व्यापक उदारीकरण की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका भारत व्यापार समझौते का जिक्र करना चाहता हूं, जिस पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही भारत यूरोपियन यूनियन का समझौता भी है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार भारत अमेरिका व्यापार समझौता हो जाए तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऐसा ही एग्रीमेंट हो जाएगा। पानगड़िया ने कहा कि इन दो ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ भारत का यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ एक खुला बाजार बन जाएगा। ये दो सबसे बड़े बाजार हैं। किसी भी
भावी निवेशक के लिए ये भारत को एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है। ये एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम साबित हो सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस छंटनी करने का प्लान बना रही है। कंपनी अगले साल अपनी टोटल वर्कफोर्स में से 2% यानी 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगी। कंपनी का ये कदम उन सभी देशों और डोमेन के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जहां टीसीएस ऑपरेशनल है। ये छंटनी इसी फाइनेंशियल ईयर में होगी। टीसीएस के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6,13,069 थी। इस तिमाही में कंपनी से 6,071 नए कर्मचारी जुड़े। टीसीएस के सीईओ कृति वासन ने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी खासकर एआई और ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। हम काम करने के तरीके बदल रहे हैं क्योंकि हमें भविष्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स का वैल्यूएशन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एसोसिएट्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उन्हें करियर ग्रोथ और डिप्लॉयमेंट के मौके दिए जा सकें। फिर भी कुछ ऐसे रोल हैं जहां रीडिप्लॉयमेंट प्रभावी नहीं रहा है। छंटनी का असर हमारी ग्लोबल वर्कफोर्स के करीब 2% पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कोई आसान फैसला नहीं था और सीईओ के तौर पर मेरे लिए ये अब तक के सबसे कठिन फैसलों में से एक है। टीसीएस भारत की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। 2005 में इंफॉर्मेटिक्स मार्केट में जाने वाली ये भारत की पहली कंपनी थी। अप्रैल 2018 में $100 अरब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली देश की टीसीएस पहली आईटी कंपनी बनी। इसका मौजूदा मार्केट कैप 11,34,000 करोड़ रुपए है और ये 46 देशों में 149 लोकेशंस पर काम करती है। व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने हमारे प्रतिस्पर्धियों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए, उन देशों के साथ जो भारत में अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बेचकर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नष्ट करना चाहते थे। गोयल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान साइन किए गए एफटीए देश के हित में नहीं थे। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, वो एफटीए करते थे आसियान के देशों के साथ, वो एफटीए करते थे ऐसे देशों के साथ जो खुद हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। वो हमारे भारत के बाजार ऐसे देशों के लिए खोलते थे और जीरो ड्यूटी करते थे जो भारत में अपना सामान सस्ते में बेच के भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए। और हमने देखा है कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चेंबर्स, एमएसएमई के नेता कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार के एफटीए यूपीए के समय हुए थे वो देश के हित में नहीं थे, देश को हानि पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एफटीए किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा की चारों कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूएई, अब यूके, हमारी बातचीत अन्य विकसित देशों के साथ चल रही है। भारत अब ऐसे देशों के साथ एफटीए करता है सूझबूझ और समझदारी के साथ, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक की निगरानी समिति का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दिया है। बैंक पिछले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत कठपालिया ने 29 अप्रैल को इस्तीफा दिया था। इसके बाद इस समिति का गठन किया गया। कठपालिया ने वायदा विकल्प पोर्टफोलियो में ऑडिट चूक को नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दिया था। इस चूक की वजह से बैंक को 1,960 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इलॉन मस्क के टेस्ला के बाद अब वियतनाम की इलेक्ट्रिक मेकर विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम गुजरात के सूरत में खोला है। ये शोरूम भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी उपस्थिति बनाने की दिशा में विनफास्ट का एक बड़ा कदम है। इस शोरूम में विनफास्ट की अपकमिंग प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी VF6 और VF7 को शोकेस किया जाएगा। भारत पहला मार्केट है जहां विनफास्ट VF6 और VF7 का राइट हैंड ड्राइव वर्जन लॉन्च किया गया है। विनफास्ट का प्लान इस साल के आखिर तक भारत के 27 से ज्यादा शहरों में 35 डीलरशिप ओपन करने का है। तमिलनाडु के थूथुकड़ी में स्थित कंपनी के अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गाड़ियों को असेंबल किया जाएगा। विनफास्ट ने देश भर में चार्जिंग और आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए रोड ग्रिड, माइटीवीएस और ग्लोबल एश्योर के साथ
पार्टनरशिप की है। सरकार एक बार फिर डिसइन्वेस्टमेंट की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में केंद्र सरकार 8 सरकारी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है। इस लिस्ट में BEML, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, HLL लाइफ केयर लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। सबसे बड़ी डील IDBI बैंक की हो सकती है, जिसमें सरकार और LIC मिलकर अपनी 60.72% की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इससे लगभग 50,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। IDBI बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की घोषणा पहली बार 2022-23 के बजट में की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी होती रही। फिलहाल बैंक का शेयर हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसका 52 सप्ताह का हाईएस्ट लेवल 107.98 रुपए रहा है। भारतीय इन्वेस्टर अब घरेलू शेयर मार्केट से आगे बढ़कर अमेरिकी बाजारों में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वेस्टेड फाइनेंस की ग्लोबल इन्वेस्टिंग बिहेवियर रिपोर्ट में सामने आया है कि अप्रैल से जून 2025 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया में की, जो हाल ही में $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। रिपोर्ट बताती है कि एनवीडिया में खरीदारी की हिस्सेदारी 6.4% और बिक्री में 8.3% रही। सबसे ज्यादा शुद्ध निवेश गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में हुआ, जहां यूनिक निवेशकों की संख्या 113% बढ़ी। इसके अलावा टेस्ला, AMD और एप्पल जैसे दिग्गज शेयरों में भी भारतीयों ने काफी पैसा लगाया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एविएशन सेक्टर को 2025-26 में 2000 से 3000 करोड़ रुपए के बीच शुद्ध घाटा हो सकता है। साल 2024 में इस सेक्टर ने 1600 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था, लेकिन एविएशन टरबाइन फ्यूल की ऊंची कीमतें और कंपटीशन के चलते 2025 और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में मुनाफे पर दबाव बना रहेगा। ICRA का मानना है कि वित्तीय स्थिरता धीरे धीरे लौट रही है। जून 2025 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात 138.7 लाख अनुमानित था, जो जून 2024 के 132 लाख से 5% ज्यादा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सूचना और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश के पालन न करने के कारण स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 3,39,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना IRDAI के डेटा और साइबर सुरक्षा की सुरक्षा से संबंधित आदेश के बाद लगाया गया। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये वित्तीय प्रभाव जुर्माने की राशि तक ही सीमित है। स्टार हेल्थ को इस आदेश के कारण अपने संचालन या किसी और गतिविधि में किसी बाधा आने की आशंका नहीं है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित पारंपरिक शिल्प यानी ट्रेडिशनल क्राफ्ट में से एक है कोल्हापुरी चप्पल। ये अब घरेलू फैशन जगत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी नए सिरे से लोकप्रिय हो रही है। अपनी जटिल कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल को अब QR कोड के साथ बेचा जाएगा, ताकि नकली प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा सके। कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला हुआ है। QR कोड वाले फैसले पर महाराष्ट्र के चमड़ा उद्योग विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि इसका मकसद नकली कोल्हापुरी चप्पल की बिक्री पर रोक लगाना और हर प्रोडक्ट के पीछे कारीगर की पहचान को दर्शाना है। लिटकॉम ने बयान में कहा कि चप्पल की हर जोड़ी के लिए QR कोड वाला ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है। कोड स्कैन करके खरीदार कारीगर या प्रोडक्शन यूनिट का नाम और स्थान, महाराष्ट्र में उसके निर्माण के जिले, शिल्प की टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल किए गए कच्चे माल, GI सर्टिफिकेशन की वैधता और स्टेटस जैसी जानकारी हासिल कर सकेंगे। हाल ही में इटली के नामी फैशन हाउस प्राडा ने मिलान में एक फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पलों से मिलते जुलते सैंडल पेश किए थे। कंपनी ने इन्हें अपने स्प्रिंग समर कलेक्शन के हिस्से के रूप में पेश किया। अपने शो नोट्स में प्राडा ने इन फुटवियर को लेदर सैंडल्स करार दिया और इसके भारत से कनेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद भारत की फैशन कम्युनिटी के कई लोगों ने प्राडा को आड़े हाथों लिया। पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल के पारंपरिक निर्माता भी नाराज हुए और प्राडा की काफी फजीहत हुई। इस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और कारीगरों को मान्यता देने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों ने एक साथ मिलकर 2019 में कोल्हापुरी चप्पल के लिए GI टैग हासिल किया था। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।